गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम सभी लोग पेपर थर्ड के अंतर्गत टीचर एजुकेशन इन इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत फोर्थ यूनिट में जो हम लोगों की चल रही है एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन एंड देयर रोल, यानी शिक्षक शिक्षा की एजेंसियां और उनकी भूमिकाएं, उनकी क्या भूमिकाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन में अब तक एनसीटी के बारे में पढ़ लिया है, यूजीसी, न्यूपा, आईसीएसएसआर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। आज हम जिस एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यदि आप लोग इसको अगर ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इसके बाद जो आने वाली एजेंसी एक है एससीईआरटी, तो आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। उसको मैं आगे बताऊँगा कैसे समझने में आसानी होगी। तो आप लोग इसे अगर एनसीईआरटी को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो आगे चल के आसानी होगी। इसको जानने से पहले अगर हम लोग थोड़ा-सा एससीईआरटी एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य में देखें अगर, कि आज के इसको हमको पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या मोटो हैं और इसके क्या-क्या फंक्शन हैं, इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। इससे इसको जानने से पहले थोड़ा-सा ये भी जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के सर्वस्व विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य का शिक्षित होना अति आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो है संभव नहीं होता है और किसी भी राष्ट्र या समाज का उत्थान भी संभव नहीं है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उसमें जो है अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। अच्छे विचार के आने से अच्छे विचारों की तरफ हमको जान ले जाते हैं और हम जो जिन विचारों की उत्पत्ति होती है, इन्हीं विचारों के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावी जीवन को उच्च शैली और उच्च विचारों की तरफ ले जाता है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लिए बेहतरीन जीवन नहीं चुन सकता, इसलिए हर किसी का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं और भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण और आज के समय हर विद्यालय संस्थानों में शिक्षा का बृहद विस्तार करने के लिए, जिसकी हमें वर्तमान समय में नितांत आवश्यकता है, जो भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्र में आगे ले जाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज हम सभी लोग एक ऐसे एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को दो ज्ञान और शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। इन पंक्तियों के साथ आज हम लोग जिस एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले जो ये कुछ विषय सूची दी गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या-क्या पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि एनसीईआरटी के संक्षिप्त इतिहास का ज़िक्र करेंगे, एनसीईआरटी का संगठन कैसे बना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, सामान्य उद्देश्य क्या हैं और एनसीईआरटी के कौन-कौन से कार्यक्षेत्र में एनसीईआरटी कार्य करता है, एनसीईआरटी कौन-कौन से कार्यक्रमों को चलाता है और एनसीईआरटी की कौन-कौन सी शाखाएँ हैं, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोगों को पढ़ना और जानना है कि एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं? क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी केवल कार्य को ही करता है, एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादातर इसके कार्य पर ही फ़ोकस हमको करना है और अंत में हम बताएँगे कि इसका टोटल निष्कर्ष के रूप में क्या देखते हैं। तो एनसीईआरटी की जो आप लोग इस समय स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो स्लाइड दिख रही है, सबसे ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा एक जो एनसीईआरटी का मोटो है, ध्येय वाक्य जिसको बोलते हैं या आदर्श वाक्य। ये जो हो हमारे भारतीय समाज में 4 वेद हैं, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में सबसे जो पुराना उपनिषद है, ईशावास्यो उपनिषद है, जिसमें से ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं, विद्या अमृतम श्नुते, जिसका अर्थ होता है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है या विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसको ये जो बहुत ही सबसे पुराना उपनिषद से लिया गया ये पंक्ति हैं और जो एनसीईआरटी का जो ध्येय वाक्य है उसके बारे में हमने बताया। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कहते हैं लाइफ इंटरनल थ्रू लर्निंग, यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक उसी के नीचे आप लोगों को जो एनसीईआरटी का लोगो दिख रहा है, इस लोगो में 3 श्वान बनाए गए हैं।
ये 3 श्वान एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इन 3 श्वानों का मतलब यह है, पहले श्वान को जो अगर इंगित कर रहा है या सिम्बॉलाइज़ या दर्शा रहा है, वह दर्शा रहा है एनसीईआरटी के अनुसंधान को दर्शा रहा है। दूसरा जो है श्वान का जो सिर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वह ट्रेनिंग की तरफ दिखा रहा है कि एनसीईआरटी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करवाता है। और तीसरा जो श्वान का जो सिर दिख रहा है, वह एक्सटेंशन यानी विस्तार और प्रसार को दर्शा रहा है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो ध्येय वाक्य मोटो को जाना और एनसीईआरटी के लोगों के बारे में बता दिया। अब एनसीईआरटी का अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में पूरा नाम क्या है, तो एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अगर इसको हम हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगर हम लोग बहुत कुछ जानना है कि इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं और जानना क्या है, अगर हम लोग थोड़ा-सा अगर इसके केवल सेंटेंस की तरफ ध्यान दें, तो इसमें जो ये शैक्षिक शब्द जुड़ा हुआ है, ये शैक्षिक शब्द ही ये बता रहा है कि हमको अनुसंधान करना है, शैक्षिक अनुसंधान और एक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। यानी कि हमें जो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या बताना है, क्या जानना है, तो शैक्षिक अनुसंधान करना है और ट्रेनिंग यानी 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है, शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रशिक्षण करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ तक विद एनसीईआरटी के लोगों के बारे में जाना और एनसीईआरटी के जो ध्येय वाक्य है और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म और इस एनसीईआरटी को जान लिया। अब आगे देखते हैं। हम लोगों को जो देखना है कि एनसीईआरटी की जो क्या भूमिका है और क्या कार्य हैं, इसको हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। हमने जैसे कि इसकी चर्चा कर दी ही, जो लोगो दिख रहा है और आप लोगों को जो ध्येय वाक्य है, इसके बारे में चर्चा कर ही दिया। एनसीईआरटी का गठन जो है, एनसीईआरटी का गठन होने से पहले हमारे देश में 7 काउंसिल या 7 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चलते थे, जिसको सातों को मर्ज करके एक जो भी बनाया गया है एनसीईआरटी, तो इन सातों को मर्ज करके बनाया गया है। तो ये 7 कौन-कौन हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन सातों का गठन जो होता है, वह 27 जुलाई 1961 को अ, ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि साहित्यिक वैज्ञानिक धर्मार्थ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के तहत 1860 अधिनियम 21 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये जो 7 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे, इन सातों को मर्ज करके क्या बना दिया जाता है, आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिखता है एनसीईआरटी बना दिया जाता है। तो इन सातों को हम अगर देखें तो इन सबको एक मर्ज करके एनसीईआरटी का गठन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान देके समझनी होगी कि 27 जुलाई 1961 को यह रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के रूप में होता है और 1 सितंबर 1961 को यह पूरी तरह से अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो आप लोगों को अभी अगली स्लाइड में जब 2 चीज़ें मिलेंगी तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है वहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो संक्षिप्त इतिहास जिसकी चर्चा थोड़ा मैंने पिछले कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे पीछे बताया कि यहाँ पे जो पंजीकरण शब्द दिया है, तो पंजीकरण यानी कि मैंने बताया कि जो साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में जो 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अधिनियम 21 के तहत इसका पंजीकरण 27 जुलाई 1961 को होता है और इसकी स्थापना है, यानी 1 सितंबर 1961 से यह कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जी हैं और इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान शिक्षा मंत्री होते हैं, वह इसके अध्यक्ष होते हैं और ये पदेन होते हैं। क्योंकि ये लोग समय-समय पे बदलते रहते हैं, तो ये लोग पद धारण करते रहते हैं, पदेन होते हैं, तो इसलिए वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो एनसीईआरटी का मुख्यालय है, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य जिसकी चर्चा मैंने पहले कर दिया कि विद्या अमृतम स्नुते, यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, अगर यहाँ पर हम देखें तो शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाना। शिक्षा में कैसे सुधार लाया जाए, शिक्षा में की कैसे क्वालिटी को बढ़ाया जाए। केवल क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, हमको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कौन-कौन से मेथड, कौन-कौन से तरीके अपनाए जाएँ कि जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। और ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, जिस पे जाने के बाद आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल रूप में मिल जाएँगी। तो मैंने काफ़ी कंटेंट केवल इन साइटों से ही दिया है, तो आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं और इसके जो रीजनल सेक्टर हैं, उस पर भी आप जाकर विज़िट कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के संक्षिप्त इतिहास को जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो ये कैसे गठन होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो यह 2 तरीके का है, एक सामान्य निकाय है और एक कार्यकारिणी इकाई के रूप में काम करता है। तो सामान्य निकाय के जो एक जनरल बॉडी के तहत काम करते हैं, तो अध्यक्ष जिसकी चर्चा मैंने अभी किया कि वर्तमान में जो यहाँ पे देखिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि अभी भी पुरानी किताबों में और जो भी चीज़ें दिया है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे शिक्षा शब्द जुड़ा होना चाहिए, शिक्षा। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो वर्तमान में मैंने चर्चा किया कि शिक्षा मंत्री के हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो और मेंबर होते हैं, वो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री जो होंगे वह इसके मेंबर होते हैं। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव यानी शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव होंगे वह इसके सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति, ये पहले इसको अभी हम थोड़ा और आगे डिफाइन करेंगे कि विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति का यहाँ पे क्या जिक्र किया गया। पहले जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि जो इस समय क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाते हैं, पहले वह विश्वविद्यालय रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान में उसको इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक थे, जिसमें अजमेर, मैसूर, शिलांग और एक थोड़ा-सा अभी मैं भूल रहा हूँ, तो इसमें 4 क्षेत्रों का ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो सीबीएसई के चेयरमैन हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक जो स्वास्थ्य शिक्षा के निदेशक हैं केंद्रीय सेंट्रल के, तो वह उसके भी मेंबर होते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय यानी कि जो ट्रेनिंग दिलाते हैं रोजगार के क्षेत्र में, तो उनके जो महानिदेशक होते हैं, महानिदेशालय के जो अध्यक्ष होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय के निदेशक जो प्रशिक्षण दिलाते हैं वो इसके मेंबर हैं। शिक्षा विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि और परिषद की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य यानी एनसीईआरटी में काम करने वाले वो सभी सदस्य जो उपयुक्त में सम्मिलित नहीं है, जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है, वो भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा ऐसे अन्य 6 व्यक्ति जिनमें कम से कम 4 सदस्य विद्यालय शिक्षक होते हैं, यानी कि 6 सदस्य और भी होते हैं जिसमें कम से कम 4 विद्यालय शिक्षक होते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिए होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नई चीज़ों की खोज किए होते हैं। तो ऐसे लोगों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो ऐसे 6 व्यक्ति होते हैं जिसमें 4 कम से कम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए और 2 अन्य क्षेत्रों से भी हो सकते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किए हों या अच्छी उनकी उपलब्धि रही हो। इसके अलावा संयोजक यानी प्रेसिडेंट के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के जो सचिव होते हैं, वह भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कार्यकारिणी समिति जो होती है कि जो कार्य को करती है, तो उसको हम लोग कार्यकारिणी समिति के नाम से समझते हैं। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, मैंने जैसा आपकी जिक्र किया कि वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जिनको पहले कहा जाता था, वर्तमान में उपाध्यक्ष दूसरे जो हैं उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन होते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जो होंगे वह उपाध्यक्ष होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो सचिव होंगे, परिषद के जो निदेशक हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। तो अभी मैं हाल ही में आशुतोष जी से प्रश्न करूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? आशुतोष जी क्लास में है? आशुतोष जी मेरी आवाज आ रही है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष आशुतोष जी याद है आपको? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आपने पढ़ाया था इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं सर, सर यूजीसी के सर मैं पूछ रहा हूँ, यूजीसी में धीरेन्द्र पाल सिंह सर हैं इस समय। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद अच्छा बताने के लिए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी इसके कार्यकारिणी समिति के रूप में होते हैं। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा में रुचि रखने वाले 2 शिक्षाविद एवं 2 विद्यालय शिक्षक, यानी विद्यालय शिक्षा में रुचि रखने वाले 2 शिक्षाविद जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही
अपनी महानता को प्रदर्शित किए हों, जो शिक्षा में कभी अभूतपूर्व योगदान दिए हों, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए खोज, नए-नए विचार, नए-नए आइडिया, इनोवेशन आए हों, ऐसे 2 शिक्षाविद रखे जाते हैं एवं 2 विद्यालय शिक्षक रखे जाते हैं। परिषद के जो संयुक्त निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और परिषद के 3 संकाय सदस्य होते हैं, 3 डीन होते हैं, जिनको मैंने अभी पहले बताया था, जो 3 स्वान के माध्यम से कि एक अनुसंधान के क्षेत्र में होते हैं, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा एक्सटेंशन के क्षेत्र में जो होते हैं, वो परिषद के 3 संकाय सदस्य होंगे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होगा, जो इन सारी कार्यों को करता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो वित्त सलाहकार के रूप में होता है, जो वित्त से संबंधित चीज़ों पर अपनी सलाह, राय, मशवरा देता है। तो हम लोगों ने अभी तक ये जो कार्यकारिणी समिति और जनरल निकाय के अंतर्गत दोनों चीज़ों को देखा कि यह पूरी तरह से ये संगठन मिलके काम करता है और लगभग इसमें 29 लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये 29 लोगों को मिलाकर एक तरह से पूरा कार्य करता है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के आधार पे देखा जाए तो कुलपति सर हैं, कुलपति के अलावा जो भी अलग-अलग डिपार्टमेंट में हेड बनाए गए हैं, डीन बनाए गए हैं, तो ये अपने-अपने लोग डिपार्टमेंट से सूचनाओं को कुलपति तक पहुँचाते हैं और वहाँ तक अपनी जो भी चीज़ें उनको जिस प्रकार से अपनी मैनेज करना होता है, उस हिसाब से देखते हैं। तो ये अलग-अलग लोगों के ज़िम्मे अलग-अलग काम है और ये बहुत बड़ा ये भारत स्तर पे काम है और यह एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये पूरे कामों को एनसीईआरटी अकेले करने में सक्षम नहीं है, तो इन्होंने अपने पूरे कामों को बँटवारा कर रखा है और सभी लोगों को एक-एक काम दे रखे हैं कि आपको ये करना है, आपको ये ज़िम्मे ये काम है। तो इसका हम लोगों ने अभी तक ज़िक्र किया। आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो विशिष्ट उद्देश्य है, एनसीईआरटी क्या करता है? एनसीईआरटी का अगर हम देखें तो 2 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा काम करता है, स्कूल एजुकेशन। अगर आप स्कूल एजुकेशन को लेते हैं तो एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत वे सभी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो स्कूल को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे प्रमोट करना है, स्कूल को कैसे बढ़ावा देना है, स्कूल में कौन-कौन सी ज़रूरतें हैं, टीचर कैसे होने चाहिए। अच्छा, ओके। तो स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत ओके। स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत हमको यह जानना है कि क्या-क्या स्कूल के क्षेत्र में कौन-कौन से नवाचार हो सकते हैं, किस प्रकार की हम शिक्षा व्यवस्था बच्चों को दें, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार का स्किल बच्चों के अंदर दें, कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी अगर आप समझना चाहते हैं तो स्कूल के सर्वांगीण विकास के लिए जो-जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं, उन सभी कार्यों को एनसीईआरटी करता है। दूसरे तरफ मैंने इसको रखा है टीचर एजुकेशन। टीचर अगर मैं एक टीचर एजुकेशन से संबंधित अगर बताना उदाहरण देना चाहूँ, तो एनसीईआरटी का ऐसा मानना है कि शिक्षक के पास बहुत ही मतलब ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन उस ज्ञान को कैसे देना है, किस तरीके से देना है, किस मेथड से देना है, कौन-सी टेक्नोलॉजी से देना है, तो वह एनसीईआरटी जो है टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करता है। और इसके लिए समय-समय पे जो भी अ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, वर्कशॉप, सेमिनार, व्याख्यान, इंडक्शन और समय-समय पे बहुत ऐसे प्रोग्राम चलाता है जो विद्यालय और शिक्षक और छात्र 3 सभी लोगों के संयुक्त सर्वांगीण विकास के लिए जो-जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, उसके लिए एनसीईआरटी एक तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, दोनों तरीके से वो कार्यों को करता है। तो एनसीईआरटी का 2 तरफ मुख्य फ़ोकस रहता है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जितनी चीज़ें भी सम्मिलित हैं, चाहे उन्हें बताया पाठ्यक्रम, किताब, कॉपी, पेंसिल, यानी कि जो भी चीज़ें अगर देखा जाए तो कौन-सी चीज़ें बच्चों के विकास के लिए अच्छी हैं, उसको ये ध्यान में एनसीईआरटी रखता है और टीचर एजुकेशन भी रखता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया, अब आगे देखते हैं। एनसीईआरटी का जो उद्देश्य क्या है? अगर हमने बताया था कि उद्देश्य और कार्यों को देखेंगे तो काफ़ी आप लोग बहुत ही समानता पाएँगे क्योंकि जो इसके उद्देश्य हैं वही इसके कार्यों को करता भी है। जैसे अगर देखें विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि विद्यालय शिक्षा की जो गुणवत्ता में अगर हम देखें तो प्राइमरी स्कूल की स्थिति कितनी दयनीय होती रही है। लेकिन वर्तमान समय में प्राइमरी विद्यालयों में पुस्तकें देकर, छात्रवृत्ति देकर, चाहे वो मिड डे मील की योजना लाकर, चाहे पुस्तकें वितरित करके, ड्रेस वितरित करके, एनसीईआरटी ने जो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार लाया है। अच्छे टीचरों को लाकर, अच्छे टीचरों को ट्रेनिंग देकर, तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार लाया है। ये एनसीईआरटी का जो हमने पहला उद्देश्य यहाँ पे ज़िक्र किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा जो एनसीईआरटी का उद्देश्य है कि जो टीचर हैं, वह टीचरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पे आयोजित कराकर उन्हें इस प्रकार से सुयोग्य बना देता है कि वह छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकें। अगर मैं एक उदाहरण दूँ कि एनसीईआरटी का मानना है कि अगर हम किसी बाग में प्रत्येक पौधे की देखभाल करना है, तो हम प्रत्येक पौधे की देखभाल न करके अगर उसके माली को ही ट्रेंड कर दें, गार्डनर को ही ट्रेंड कर दें, तो हमको बाकी पौधों को सभी पौधों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर माली ही सारे पौधों को आसानी से देख लेगा और जो उस बगीचे के जो बच्चे हैं यानी यानी बच्चे के रूप में जो पेड़-पौधे हैं, उसको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएँगी और हमको बहुत बड़ा प्रचार-प्रसार नहीं करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी क्या करता है कि जो टीचर होते हैं, उन्हें टीचरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उनको प्रशिक्षण देता है। और इन प्रशिक्षण में अगर आप देखें तो समय-समय पे बहुत ऐसे प्रशिक्षण होते रहते हैं, जैसा कि अगर आप लोग निष्ठा के बारे में जानते होंगे, दीक्षा, स्वयं, वीआरसी पे होता है और इसके अलावा भी जो भी समय-समय पे जो भी टीचरों के उत्थान के लिए जो भी प्रोग्राम आयोजित करना होता है, वो समय-समय पे सूचना देकर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। एनसीईआरटी को पता है कि एनसीईआरटी का मानना है कि बिना शिक्षा का प्रचार-प्रसार किए गए हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो समय-समय पे अपनी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए भी प्रयत्न करता है, चाहे वह टीवी के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो या अन्य किसी भी साधन से जिससे शिक्षा के प्रचार-प्रसार और सबको इससे लाभ मिल सके, सर्वांगीण विकास के लिए वह भी प्रयासरत रहता है। देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना और हमारे देश में अगर विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वह पाठ्यक्रम से संबंधित हो, करिकुलम से संबंधित हो या टीचर से ट्रेनिंग से संबंधित हो या शिक्षा किसी टॉपिक से रिलेटेड संबंधित हो या वर्तमान में किस चीज़ की आवश्यकता है, उससे यदि संबंधित हो, तो उन सभी चीज़ों पर भी एनसीईआरटी जो है अपना कार्य और समाधान करता है। समाधान करने के साथ-साथ ही उसकी सहायता करने में भी मदद करता है। लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पहले से ये विदित रहा है कि अभी तक हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा या लड़कियों की शिक्षा बहुत ही पीछे रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहे हो। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं और शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं। एनसीईआरटी का मानना है कि जब तक लड़कियां अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आत्मसंगठित नहीं, आज शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हमारे देश की प्रगति संभव नहीं है। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए लड़कियों की शिक्षा में सुधार के अनेक कार्यक्रम भी चला रही है और वर्तमान सरकार भी इसके तरफ ध्यान केंद्रित कर रही हुई है। तो एनसीईआरटी ने जो भी लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, चाहे वह स्कूल में अ, लड़कियों के लिए अलग विद्यालय बनवाना, लड़कियों के लिए सेपरेट शौचालय की व्यवस्था करवाना, लड़कियों के लिए घर के आसपास विद्यालय हों, तो इन सभी क्षेत्रों में भी एनसीईआरटी ने प्रमुखता से काम किया हुआ है। इसके अलावा देखते हैं कि पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना। अगर एनसीईआरटी को लगता है कि वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें यदि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वह उसको बदलाव भी करता है और लागू भी करता है। अगर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कोरोना जैसे काल में अगर हम देखें कि ऑनलाइन पढ़ाई करना है, तो ऐसा एक पैटर्न बनाया जाए, ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया जाए जो वर्तमान समय में जो ऑनलाइन पढ़ाने में सक्षम हो, बताने में सक्षम हो, जिसको बच्चे समझें भी और वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर पढ़ने में उनको आसानी हो। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को बनाता भी है और उसके बदलाव को लागू भी करवाना काम जो है एनसीईआरटी का होता है। देश के विकास में सहयोग करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही इस देश की प्रगति, इस राष्ट्र की प्रगति या किसी भी व्यक्ति की प्रगति संभव होती है। तो देश के विकास में एनसीईआरटी जो है अपना सहयोग देता है वो और हम सभी लोग जानते हैं, यदि विद्यालय में अगर जो बच्चे पढ़ने वाले अगर अच्छे होंगे, चाहे वो पढ़ाने वाले अध्यापक अच्छे होंगे, तभी हमारा देश और राष्ट्र और समाज का नाम रोशन होगा। तो देश के विकास में भी एनसीईआरटी जो है अपना सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा देखते हैं कि देश के शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग तथा विद्यालय और सरकारी संगठनों को सहयोग करना। जितने भी हमारे देश में शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, विभाग हैं, विद्यालय हैं और सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं, उनको सहयोग प्रदान करना, उनको जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो भी जायज़ आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने के लिए एनसीईआरटी
सहयोग करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों का बढ़ावा देना तथा सहायता करना। जैसा कि हम बार-बार चर्चा करें शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा को कैसे सभी तक पहुँचाया जाए, कौन से पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, उनको उस शिक्षा से जुड़े रहें। तो इस क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करता है और बढ़ावा देता है, साथ ही साथ सहायता प्रदान करता है। और यदि अगर आप लोग अगर अपने स्तर से कोई व्यक्ति अगर अनुसंधान कार्य जो शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से हो, और यदि वो एनसीईआरटी को सुझाव देते हैं और एनसीईआरटी उसको देखता है कि अगर हमको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वो उसको सहायता भी प्रदान करता है और उन चीज़ों को अपने जो पत्रिकाओं के माध्यम से या अपने सिलेबस में जो भी चीज़ें उनको उचित लगती है, तो वो उसमें मतलब अपनी सहायता के रूप में उसको अर्जित करते हैं, उसको ले लेते हैं। विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र मॉडल, पेपर शिक्षा पद्धति और साहित्यिक पत्रिका को प्रकाशित करना। तो एनसीईआरटी का जो अगला उद्देश्य है कि जो भी हमारा जो पाठ्यक्रम है, समाचार पत्र मॉडल समाचार पत्र जो हैं, जो समाचार पत्रों में अपनी बातों को रखना, पाठ्यक्रम को कैसे रखना है, मैं जिसकी चर्चा बार-बार कर रहा हूँ कि इन्होंने पाठ्यक्रम, करिकुलम किस हिसाब से होना चाहिए और जो शिक्षा शिक्षा पद्धति है, शिक्षा कौन-से तरीके से दी जाए, कौन-सी मेथड से दी जाए, कौन-सी टेक्नोलॉजी के तरीके से दी जाए, जिससे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और साहित्य पत्रिका को प्रकाशित करना, जिससे लोग एक-दूसरे की बातों को जान सकें, एक-दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। तो यह पत्रिका के माध्यम से प्रकाशन करने का काम भी एनसीईआरटी करता है। विद्यालय में नई शैक्षिक तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना। कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में आ रही है, तो उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको लागू करवाना है, कैसे उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो इस दिशा में भी एनसीईआरटी जो है प्रचार-प्रसार करता है। चाहे वह अगर हम कहें कि ऑनलाइन तरीके से कैसे पढ़ाई करनी है, अगर आप लोग अगर एनसीईआरटी की साइट को जब विज़िट करेंगे तो वहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने मिनट का कौन-सी क्लास चलेगी, कौन से पाठ्यक्रम को कितने समय में, किस क्लास के बच्चों को कितने समय में पाठ्यक्रम देना है। तो ये शैक्षिक तकनीक जो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, उसके प्रचार-प्रसार भी करने में भी एनसीईआरटी जो है इस एनसीईआरटी का उद्देश्य रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश में शिक्षा स्तर को ऊँचा करना। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने बताया कि जो भी क्वालिटी हमको लानी चाहिए, जो भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके तरफ एनसीईआरटी का जो प्रमुख ध्येय रहा है, प्रमुख ध्यान गुणवत्ता की तरफ रहा है और एनसीईआरटी वर्तमान समय में जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और देश में शिक्षा स्तर को उच्च करना यानी कि जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही ऊँचे स्तर तक जाए और जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है इससे लाभान्वित हो और शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण की जो बात की जा रही है उससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो। तो इस दिशा में एनसीईआरटी जो है कार्य करता है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूल में शिक्षा के संबंध में सलाह देना। तो एनसीईआरटी का जो अगला उद्देश्य है यह भारत सरकार को शिक्षा और समाज कल्याण क्योंकि जो शिक्षा है वह समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए है। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही समाज का कल्याण होता है, समाज का उत्थान होता है और समाज के उत्थान से और समाज के कल्याण से ही राष्ट्र का, ये समाज का उत्थान संभव है। तो भारत सरकार को एनसीईआरटी क्या करती है, सलाह देती है कि आप इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लागू करिए, इसी तरह से करिए। तो ये सलाह देने का भी काम करती है और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करती भी है। यानी कि जो भी शिक्षा नीतियाँ हमारे देश में बनाई गई हैं, 1986 की हो, 1992 की हो, चाहे 2009 की हो, चाहे 2005 का एनसीएफ रहा हो और वर्तमान समय में नई शिक्षा जो नीति आई है 2020 वाली, तो सब में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा प्रमुख रोल रहा है कि किस प्रकार से आप अपनी शिक्षा नीति में किन चीज़ों को सम्मिलित करिए, किन चीज़ों से हमारे देश का, हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो एनसीईआरटी इन सभी क्षेत्रों में अपने मतलब बताती है और एनसीईआरटी के उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि एनसीईआरटी के जो 3 कार्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कार्य करती है, तो पहला है रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य एनसीईआरटी करती है। तो अगर हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का यहाँ तात्पर्य यह है कि शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए सभी लोगों को किस प्रकार से शिक्षा अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके, शिक्षा में कौन-सी चीज़ें ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ें मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, कौन-सी चीज़ों को हटाया जाए और कौन-सी नई चीज़ों को लाया जाए। तो एनसीईआरटी जो है रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रमुखता करती है। तो अगर हम कहें कि एजुकेशन रिसर्च में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी रिसर्च करती है, यानी कि एनसीईआरटी जो है रिसर्च
करती है शिक्षा को पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, करिकुलम के क्षेत्र में या मेथड के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए-नए रिसर्च करती है, जिससे कि जो हमारे देश के भावी छात्र हैं, भावी अध्यापक हैं, उनको किस प्रकार से उनके जो अनुसंधानों की पूर्ति हो सकती है, कैसे उन चीज़ों को वो समझ सके, जान सके, तो इस क्षेत्र में एनसीईआरटी जो है रिसर्च करता है। अगर हम देखें तो ट्रेनिंग की तरफ है, तो एनसीईआरटी जो है हमारे देश में जो भी अभी हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं, उम, फ्री सर्विस और इन सर्विस, इन दोनों सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी जो है ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। और ये ट्रेनिंग की व्यवस्था वर्तमान में हाल ही में हम लोगों ने 21 दिन की ट्रेनिंग की है। तो शैलेंद्र जी, हम लोगों ने कौन-सी ट्रेनिंग करके आए हैं? शैलेंद्र जी, क्लास में हैं? आवाज़ आ रही कि नहीं हमारी प्रॉपर? हम लोगों ने अभी हाल ही में 21 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसका क्या नाम था? शैलेंद्र जी हैं क्लास में? चलिए कोई बात नहीं। और कोई दूसरा? राजेश सर? हुँ? तो हम लोगों ने जो ये इंटर्नशिप किया है, तो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों ने ये जो 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आए हैं इंटर्नशिप का, तो ये प्री सर्विस प्रोग्राम है जो अभी हम लोग अभी पढ़ाई के दौरान ही, शिक्षा के दौरान ही जो ट्रेनिंग करते हैं, उसको प्री सर्विस क बोलते हैं। और जब हम लोग सेवारत यानी नौकरी पा जाते हैं, तब हम लोग इन सर्विस में चले जाते हैं। तो हम लोगों ने 21 दिन का ये जो प्रोग्राम किया है, वो एनसीईआरटी ही इसको एक तरह से इसको हैंडल करती है। एनसीईआरटी के ही द्वारा ये मानक बनाए गए हैं कि जो भी हमको 21 दिन का मानक तो नहीं बनाया गया, लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। और यदि अगर अगर हमको कोई कॉलेज अगर एनसीईआरटी कोई कॉलेज अगर हमको इंटर्नशिप के लिए मौका नहीं देता है, तो हम सभी लोग एनसीईआरटी अपने जो रीजनल कॉलेज होते हैं, उसमें हमको इंटर्नशिप करने का मौका देती है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो अगर कॉलेज कोई नहीं देता है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। इस दौरान अगर हम लोग देखें, तो हम लोग जो बीएड और एमएड का कोर्स कर रहे हैं और इंटर्नशिप करके आए हैं, तो वो भी क्या है, फ्री सर्विस टीचर का ही हिस्सा है। और इसके अलावा अगर ट्रेनिंग देने की बात की जाए, तो रीजनल इंस्टीट्यूट जो आगे हम बताएँगे कौन-कौन से रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। वह स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो दोनों जगह हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो रीजनल कॉलेज होते हैं, ये रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, तो यहाँ पर भी हमको ट्रेनिंग दी जाती है। अगला देखते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का जैसे कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी भी रिसर्च और ट्रेनिंग को कैसे उसको विस्तार करें, कैसे उसका प्रसार करें, कैसे सभी लोगों तक उसकी पहुँच को सुनिश्चित करें। तो इस क्षेत्र में जो है एनसीईआरटी भी काम करती है। एक्सटेंशन के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, तो यह जो है, ये जो देश और काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ का देश काल कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है। तो उस चीज़ों को वहाँ तक जो भी रिसर्च है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी करिकुलम है, जो भी चीज़ें अगर लोगों को पहुँचानी है, तो उसके लिए एनसीईआरटी जो है प्रयासरत रहता है। और प्रत्येक लोगों तक रिसर्च का हिस्सा, ट्रेनिंग का और जो भी हमारे पाठ्यक्रम, करिकुलम, चाहे जो भी चीज़ें बनाई गई हैं साइंस किट या छात्रों के लिए जो भी उपयोगी हों, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी काम करता है और उसको प्रचार-प्रसार करता है। क्योंकि अगर आप लोग देखें, तो कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि शिक्षा का जो पहुँचना मुश्किल होता है। जैसे अगर हम देखें, तो ग्रामीण इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो उन सब तक अगर हम शिक्षा नहीं पहुँचा पाते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है एनसीईआरटी अपने हिसाब से किस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो एक्सटेंशन के अंतर्गत उसको रखा गया है और एक्सटेंशन के उसको पहुँचाने का काम करता है। तो हम आगे अब देखते हैं कि एनसीईआरटी कौन-कौन से कार्यक्रमों को चलाता है। तो सभी लोग जानते ही हैं कि एनसीईआरटी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को करता है। और कौन से कार्यों को करना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो सभी लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए लाभकारी हो। तो अगर हम देखें, तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, जिसको एनटी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम्स के नाम से जाना जाता है, तो यह जो एनसीईआरटी इसको भी गवर्न करती है, इसको भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को करवाती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे देश के जो भी अच्छे बच्चे हैं, उसको इस प्रतिभा खोज के माध्यम से उन अच्छे बच्चों को बाहर लाती है और उन अच्छे बच्चों को
प्रतिभा खोज के इस परीक्षा के माध्यम से उनको भविष्य में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की व्यवस्था करती है। तो यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और यह प्रतीक हमारे देश में हर साल आयोजित होती है और कक्षा 10 के छात्रों को दी जाती है और यह लगभग हर साल 1000 बच्चों का चयन वर्तमान समय में कर रही है। पहले 750 बच्चों का चयन होता था। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी जो है, ये हमारे देश में जो है 1971 से प्रत्येक बच्चों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जहाँ बच्चे विज्ञान, गणित और उससे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित एप्लीकेशनों का यानी अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं और जिससे उन लोगों को यह छात्रवृत्ति एक तरह से यह भी दी जाती है, जवाहर नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। और हमारे देश में वर्ष 2012 में राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया गया और पर्यावरण से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। अधिक महत्व देने के कारण इस प्रदर्शनी का नाम अब जो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान, गणित और पर्यावरण नाम दे दिया गया है। पहले आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं जवाहर नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का नाम अब वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण कर दिया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि जो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और जो अतः इसलिए कि सभी समवर्ती सूची होने का विषय कि सभी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एनसीईआरटी जो है हर तरफ काम करता है। तो पहले केवल विज्ञान के क्षेत्र में काम करता था, लेकिन अब क्या है गणित और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपना योगदान देकर एनसीईआरटी जो है राज्यों के सहयोग से इस दिशा में जो है सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो वर्तमान समय में इसको भी ध्यान में देने वाली बात है। अगला देखते हैं तो शिक्षक नवाचार पुरस्कार। शिक्षक एनसीईआरटी जो अगला कार्यक्रम चलाता है शिक्षकों के नवाचार के लिए, जो भी शिक्षक नए नए इनोवेशन खोज करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी नई चीज़ें अगर आपको लाते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, पढ़ाने के तरीके से संबंधित हो, चाहे और भी समाज के जो सर्वांगीण विकास के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, तो एनसीईआरटी ऐसे शिक्षकों को नए नए इनोवेशन करने के तहत उसको पुरस्कार प्रदान करती है। और अंत में देखें तो अखिल भारतीय स्कूल जो है शिक्षा सर्वेक्षण के अंतर्गत देखें तो इसको अगर एनसीईआरटी के कार्यक्रमों के अंतर्गत देखा जाए तो यह भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में देश की संपूर्ण प्रगति की जानकारी को संग्रह करना, संकलन करना और प्रचार प्रसार करना, जिससे अगर हमको जो भी नई योजनाएं बनानी हैं, नए कार्यक्रम जो भी संचालित करने हैं, तो हम इसके माध्यम से जान सकते हैं कि अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के तहत। और यह जो भी अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे आपको डाटा मिल जाएंगे कि हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में अगर हमको देखना है कि हमारे देश में कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, किस जाति किस धर्म के हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। तो समय की बाध्यता को देखते हुए हम अभी इतना ही यहीं पर रखेंगे और अगले दिन हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी की कौन-कौन सी शाखाएँ हैं, जिसको हमारे देश में शिक्षा सभी तक सुनिश्चित रूप से पहुँच सके और शिक्षा के सर्वांगीण उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कुछ शाखाएँ जो हमारे देश में विभाजित की गई हैं, जिन शाखाओं को अलग-अलग रूपों में काम दिया गया है, कौन-सी शिक्षा संस्थान को क्या काम दिया गया है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो अ, समय की बाध्यता इस समय लगभग टाइम होने वाला है, तो हम लोग इसके बारे में अगले अगले दिन चर्चा करेंगे। और अभी तक मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है, उसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो या कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।